हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, अभी मौसम थोड़ा सा यहाँ ख़राब हो गया है। आपको पता है कि अभी जो है यास तूफ़ान जो है आपका बंगाल की खाड़ी में हुआ था, जो कि आपका कुछ पार्ट जो है उसका पश्चिम बंगाल में टकराया है और कुछ जो है आपका उड़ीसा में टकराया है। तो उसी का असर है कि चक्रवात की वजह से जो है जितना भी आपका पूर्वोत्तर बंगाल से सटा हुआ जो आपका राज्य है, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा मौसम अभी चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो मौसम अच्छा है और अच्छे मौसम में घर में रहिए, अच्छा चीज़ खाइए और जो आपका स्टडी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसका प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, हम लोग जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग जनरल कोनिक के बारे में डिस्कस किए थे। जनरल कोनिक में सारा आ जाता है। जब हम पाराबोला की बात करते हैं, हाइपरबोला की बात करते हैं, इलिप्स की बात करते हैं, तो सारा चीज़ जनरल कोनिक में आपका आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी एक पार्टिकुलर कोनिक को लेते हैं और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब जो पार्टिकुलर कोनिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाराबोला। आई होप कि आप देख ही लिए होंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है पाराबोला। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं पाराबोला का डेफिनेशंस। तो जब हम किसी भी कोनिक का डेफिनेशंस पढ़ते हैं तब हम बोले थे कि वहाँ भी लोकस के ही तर्ज पे हम लोग बात किए थे। यहाँ भी हम लोग पाराबोला का जब हम लोकस मतलब डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो यहाँ भी जस्ट लाइक हम लोग लोकस के ही मतलब कंसर्निंग में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये और हम लोग जो है बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक वे से कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट सर्कल पढ़े, स्ट्रेट लाइन पढ़े, उसके बाद एक्चुअली हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना था लेकिन मैंने उसको स्टे कर दिया। फिर हमने सर्किल पढ़ा और सर्किल के बाद हमने फिर जनरल कोनिक के बारे में डिस्कस किया और जनरल कोनिक का डिस्कशन करने के पश्चात हम लोग क्या हुए, हम लोग कहाँ एंट्री मारने जा रहे हैं, पाराबोला पे। ठीक है, तो अब हम लोग पाराबोला पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक वे से पढ़ने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। अगर आप अनसिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि कुछ दिन के बाद वो आप भूल जाओगे। ठीक है, जैसे याद करो बचपन में क्या होता था कि जब आप स्कूल से आते थे तो अपना स्कूल से आए और मतलब जो है सबसे पहले अपना शूज़ कहीं खोल दिए। मतलब अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर में आपका घर है तो आप क्या किए, शूज़ जो है ग्राउंड फ्लोर में ही खोल दिए, सॉक्स जो है आप क्या कहते हैं स्टेयर में ही खोल दिए, बैग वहाँ पलट दिए, जो वाटर बोतल है वो कहीं फेंक दिए। तो अगले दिन जो है आपके मम्मी को परेशानी हो जाता था उसको खोजने के लिए। लेकिन अगर हर चीज़ का प्लेस होता, आपको पता होना चाहिए, जैसे शू रैक है तो शूज़ को वहाँ रख दिए, वाटर बोतल है तो मम्मी को दे दिए। ठीक है, बैग जहाँ रखते हैं वहाँ रख दिए, तो अगले दिन क्या होगा कि मम्मी को बहुत आसान होगा और वो इजी वे में जो है आपका जितना भी स्कूल से रिलेटेड सामान है वो आपको तुरंत खोज करके आपके लिए आपको स्कूल के लिए तैयार कर देती है। तो ये है तरीका, मतलब जो जहाँ है सिस्टमेटिक वे से अगर आप कोई भी चीज़ रखते हैं घर में, या पढ़ाई के संदर्भ में भी ये बात आती है कि सिस्टमेटिक वे से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि उसको मतलब अगर चाहेंगे ना बाद में उसको खंगालना, उसको खोजना तो ईजी में मिल जाएगा। जैसे तैसे उसको अगर आप स्टोर कीजिएगा ना तो आपको खोजने में वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसी पे हमको एक बहुत ही क्या कहते हैं जोक्स याद आ रहा है। तो एक पंडित जी था और उसका एक बेटा था। ठीक है, तो पंडित जी लोग जनरली क्या होता है कि जाते हैं कहीं पे पूजा वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो पंडित जी जो है बहुत जगह जाते थे पूजा करने के लिए लेकिन अपने बेटे को नहीं लेके जाते थे। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न है, कुछ ना कुछ रीज़न था। ठीक है, तो एक बार जो है क्या हुआ कि बोला कि अपना जो बेटा है पंडित जी का, तो वो बोला कि पापा हमको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं मतलब यजमान के घर। ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी वहाँ पे आपके साथ कुछ मंत्र उच्चारण करूँगा, मैं भी आपका जो ये है वो मैं सीखूँगा। ठीक है, तो बोला कि देखो तुम जाते तो सही हो लेकिन तुम वहाँ खाना नहीं खा पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए तुमको हम नहीं ले जाते, तुम जब गए और वहाँ पे खा ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो फिर तुमको ले जाने का क्या फ़ायदा, इसलिए मैं तुमको नहीं लेके जाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि ठीक है पापा हमको लेके जाइए इस बार, मैं इस बार बहुत अच्छे से खाना खाऊँगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो उसके बाद क्या हुआ कि पंडित जी जो है अपने बेटे के साथ एक यजमान के घर में लेके गया, पूजा वूजा हो गया, पंडित जी का खाने का बारी आया, साथ में उसके बेटे को भी खाने का मतलब परोसा गया। तो क्या हुआ कि जब खाना स्टार्ट कर रहा तो पंडित जी जो है एक निवाला ले और फिर एक घोट पानी पिए। फिर क्या हुआ, फिर पंडित जी दूसरा निवाला ले, फिर एक घोट पानी पिए।
तो इसमें क्या हुआ कि पंडित जी का जो बेटा है वो अपने बाप को देखने लगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो एक निवाला ले रहे हैं और पानी पी रहे हैं, ठीक है, ये तो पापा खा ही नहीं पाएंगे। और पंडित जी का जो बेटा है वो अपना खाने में लगा रहा, ठीक है। तो जब सारे लोग मतलब जब पंडित जी का दक्षिणा दे दिया गया और जब बाहर निकले तो पंडित जी ने अपने बेटा को खूब पिटाई किया कि गधा, अरे तुमको हम बोले थे ना कि तुमको हम क्यों नहीं लेके आते हैं, तुम तो खा ही नहीं पाता है, हाँ, तुम देख रहे थे कि पानी नहीं पी रहा था। बोले कि ये तो आप कहिएगा ना, आप ही तो नहीं खा पा रहे थे, पहले खाना खाए फिर देखने वाला, आप तो ज़्यादातर पानी पी लिए तो खाना क्या खाए। तो पंडित जी का जवाब था कि मैं जो है तह लगा के खा रहा था। तह लगाने का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे से खा रहा था, जो खाना गया फिर उसको पानी पिया तो आपका एक लेवल में आ गया, फिर दूसरा निवाला लिया फिर पानी पिया, दूसरा मतलब वो आपका लेवल में आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि पंडित जी का कहने का मतलब ये है कि हम सिस्टमेटिक वे से खा रहे थे, हम स्टोर करके उसको खा रहे थे, तो हम तुमसे ज़्यादा खाना खाएं, ठीक है। तो फिर बेटा को बहुत पिटाई पड़ा, बेटा भी समझ गया अच्छा ये बात है, अब भी हम अगली बार से जाएंगे तो तह लगा के खाएंगे, कहने का मतलब सिस्टमेटिक वे से खाएंगे। तो ये कहानी है, ये जोक्स है एक तरह का, जो मन में आया तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे पढ़ाई भी करते हैं तो आप क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं पाराबोला में। तो पाराबोला में सबसे हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। क्या होगा डेफिनेशन, तो याद कीजिए लोकस का क्या मतलब कोनिक का क्या डेफिनेशन था। कोनिक का डेफिनेशन था कि इट इज़ द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, which moves such that the ratio of its distance from a fixed point to the perpendicular distance from a fixed point is always constant, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट रेशियो, ये आपका था इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और इसी इसेंट्रिसिटी का डिफरेंट कोनिक के लिए इसेंट्रिसिटी का डिफरेंट वैल्यू था, और हम पढ़े हुए हैं पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का कितना वैल्यू है, 1 है। इसका मतलब इस बार जो है आपका PS इज इक्वल टू PM हो जाएगा, मतलब किसी वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस वेरिएबल पॉइंट का फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। तो देखो इधर क्या लिखेंगे, इट इज द locus of a variable point which moves such that the ratio of the ratio of its distance from a fixed point, ठीक है, to the perpendicular distance from it to a fixed line is always 1, ठीक है। कहने का मतलब देख लो, ये मान लो एक वेरिएबल पॉइंट है, और वेरिएबल पॉइंट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, x, y मानते हैं। एक जो है आपका फिक्स पॉइंट रहता है, ये आपका S हो गया, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ये अल्फा बीटा हो गया आपका, ये आपका हो गया फोकस, जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। और एक जो है एक लाइन होता है जो कि डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है, ये मान लो तुम्हारा है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल 0, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। चलिए आइए अब क्या करेंगे, P से S को मिला देते हैं और P से M को मिला देते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये आपका PM हो गया। तो इस बार कहता है कि PS बाई PM का जो रेशियो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PS बाई PM इज इक्वल टू 1, देयरफॉर PS इज इक्वल टू PM, ठीक है। तो PS कैसे निकलेगा, तो देयरफॉर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा AX प्लस BY प्लस C का मॉड डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर भी स्क्वायर रूट होगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है, SBS कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देयरफॉर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो आई होप कि इस डेफिनेशंस को समझने में हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये डिफिनेशन आपके जनरल कोनिक के डिफिनेशन की ही तरह है। अंतर बस इतना है कि जनरल कोनिक में वहाँ इसेंट्रिसिटी मतलब जो रेशियो होता था वो ई होता था, और पैराबोला के लिए वही ई का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे पी एस बाई पी एम 1 हो जाता है। दैट्स वाई यू कैन से पी एस इज इक्वल टू पी एम। और इस डेफिनेशंस को यूज करते हुए जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो ये आपका एक इक्वेशन आता है, यही आपका क्या हुआ पैराबोला का इक्वेशन है। एक्चुअली ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो एक पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्या? बोलिए, एक फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। इसमें इसेंट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी हमेशा फिक्स होता है और उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो एक नज़र इसके डेफिनेशंस को देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, और आपको बता दें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उसमें स्टैंडर्ड से ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने वो है सर्कल। आपको बता दें सर्कल में भी मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि वहीं से इतना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि जनरल इक्वेशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, यही कारण है कि पैराबोला में भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता क्या है। अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि किसी भी पैराबोला का इक्वेशन को लिखने के लिए आपको 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एक आपका हो गया फोकस और दूसरा हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ भी 2 चीज़ लिखा हुआ है, लेट एस बी द फोकस, एस बी द फोकस एंड जेड एम बी द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये इस तरह का है। अब हम करते क्या है कि जब हम पैराबोला का इक्वेशन ट्रेस करेंगे, तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट अभी ट्रेस करके बता देता हूँ, फिर बाद में बताएंगे कि कैसे पैराबोला को ट्रेस किया जाता है। चलिए आइए। तो कहता है एस जो है फोकस में होता है, ये लाइन जो है इसको हम बोलते हैं एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और एक्सिस में ही कहीं ना कहीं आपका फोकस होता है, और फोकस को किससे इंडिकेट किया? तो एस से फोकस को इंडिकेट किया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ एक लाइन है जो कि आपका क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ पर जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग जेड बोलते हैं। तो जेड एम जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है, ऑब्वियसली एम कहीं ना कहीं होगा। चलिए आइए, हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालते हैं। पी कोई पॉइंट हो गया जो कि वेरिएबल है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन निकालना है इसलिए वेरिएबल पॉइंट पैराबोला पर होगा। ठीक है, तो पैराबोला कैसे निकालते हैं? पी को हम लोग किससे मिलाते हैं? एस को मिलाते हैं, और हमको पता है एस ही आपका क्या फोकस है। ठीक है, एस आपका फोकस है, और पी से हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। कहाँ पर? तो डायरेक्ट्रिक्स पे, और जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग एम बोलते हैं। तो यही कारण है जेड एम जो हो गया, यही जेड एम आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए जो है, ए मिडिल पॉइंट लेते हैं किसका? जेड एस का। लेट ए इज कंसिडर्ड, या ऐसे करो, ए इज कंसिडर्ड एज मिडिल पॉइंट ऑफ जेड एस। ठीक है, तो लेट एस का जो कोऑर्डिनेट है वो हम a, 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। ये जो यहाँ एक्सिस ऑफ पैराबोला है एक्चुअली ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस पर x का पॉइंट होगा, y 0 होगा। तो s इतना हो गया, और a को हम मिडिल पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये इसके पीछे है
तो ऑब्वियसली जेड जो होगा यहाँ पर, ठीक है, ये बीच का पॉइंट है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो दिस इम्प्लाई, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ ये मान लिए, जब मिडिल पॉइंट मान लिए, ठीक है, तो देयरफॉर जेड ए इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, जो कि आपका 0 है। ऐसा कैसे? अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग को पता है कि यही पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है जो मूव करते 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 कभी ना कभी कहाँ आ जाएगा? ए पे आ जाएगा। तो उस केस में ए से मतलब पी, अगर ए पी के बराबर हो जाता है तो पी से एस की दूरी और पी से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की दूरी बराबर होगा, ठीक है। ऐसा ही इसी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए हम लोग क्या किए हैं कि ए को मिडिल पॉइंट मानते हैं, ताकि ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, और कितना के बराबर? ए के बराबर है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो देयरफॉर एस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a,0, और जो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा इज x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। मतलब इस a से जितना डिस्टेंस आगे फोकस है उतना ही पीछे आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे भी आप पाराबोला के डिफिनेशंस को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो a को ही हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, a को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से जितना आगे फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स। फोकस एक पॉइंट होता है, इसलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा गया, और डायरेक्ट्रिक्स जो है, क्योंकि हमको पता है a मिडिल पॉइंट है, और a जो है यहाँ पे आपका हो जाता है 0,0, ठीक है। आल्सो जो a का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0,0। एक्चुअली स्टैंडर्ड पाराबोला जो होता है उसका वर्टेक्स हमेशा 0 मतलब ऑरिजिन रखना है आपको, ठीक है। तो a आपका जो वर्टेक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0,0 बोलते हैं, और a ही क्या कहलाता है? इज कॉल्ड वर्टेक्स, इज कॉल्ड वर्टेक्स। ए मेरा वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हमको पता हो गया, एक फोकस पता हो गया, डायरेक्ट्रिक्स पता हो गया, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला का क्या डेफिनेशन है? तो PS इज इक्वल टू PM, तो दिस इम्प्लाई PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाई PS मतलब डिस्टेंस फार्मूला, तो हमको पता है ये a,0 है, तो हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज PS का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका लाइन क्या है? x प्लस a, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट y तो है नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला है। यहाँ लिखेंगे दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये जो आप देख रहे हैं यही आपका पाराबोला है, जिसका इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पाराबोला का इक्वेशन, किसी भी पाराबोला का इक्वेशन, चाहे वो जनरल हो या स्टैंडर्ड हो, वो तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक कि उसका डायरेक्ट्रिक्स और फोकस नहीं पता हो। वो चीज़ हमने कैसे किया कि डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली फोकस दिया हुआ रहेगा, तो s को फोकस माना, zm को डायरेक्ट्रिक्स माना। s का कोऑर्डिनेट जो है एस ए जो है मिडिल पॉइंट ले लिया, तो जेड ए इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हो गया। ए आपका 0,0 है, एक्स एक्सिस पर आप ए यूनिट आगे कोई पॉइंट लीजिएगा तो a,0 होगा। तो जो फोकस हो गया आपका एस, जो फोकस है आपका, उसको हम लोग क्या इंडिकेट किए? a,0। तो वर्टेक्स से ए आपका वर्टेक्स हो जाता है, तो वर्टेक्स से जितना आगे फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, तो इधर पॉजिटिव गया तो पीछे क्या? नेगेटिव होगा। और क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -a,0 होगा, लेकिन y एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होता है
उसको हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू समथिंग। तो ऑब्वियसली x यहाँ माइनस ए है, इसलिए ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स वो हो गया आपका x इज इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स भी पता हो गया, फोकस भी पता हो गया, तो हमने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए वेरिएबल पॉइंट चाहिए, और वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया PS इज इक्वल टू PM। इसी को लेके आगे बढ़ा तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट ए इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x and you have to know this is the standard equation of parabola। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला है। लेकिन आपको बता दें कि इसका जो ये अभी जो पाराबोला है इसका मुंह जो है किधर है, आपका राइट हैंड साइड की तरफ ओपन है, खुला हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका जो ओपन पार्ट हो अपर साइड मतलब ऊपर वाई एक्सिस की तरफ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ हो, मतलब चारों सिचुएशन हो सकता है। तो इन चारों ही सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फीचर्स भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखिए, फिर मैं बाद में मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, चलो अभी तक हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला देखा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आगे इसको बढ़ूँ तो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर्स को ज़्यादा लेंदी करूँ, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और अगले लेक्चर में हम लोग फिर क्या करते हैं, कुछ पाराबोला से रिलेटेड टर्म्स है उसको जानेंगे, और फिर अभी जस्ट मैंने कहा कि ऐसा 3 पाराबोला और होगा तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और उसके फीचर्स को भी हम लोग चार्ट बना के फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये सब काम हम लोग जो है अगले लेक्चर में करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, तो टिल देन क्या कहेंगे, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।